Welcome back, my friends. Today we have discussed about some important term and definitions related to elasticity और इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी कि आज हम कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं उसका नाम है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जैसा कि नाम है, हो सकता है आप इससे भी आइडिया लगा लेंगे कि क्या होगा। मैंने अभी इलास्टिसिटी आपको सिखाई है, उसमें मैंने कहा था अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, किसी ऑब्जेक्ट पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको रिमूव कर दें, तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेता। क्लियर? अब सुनना, रीगेन करने में टाइमिंग अलग अलग लगती है। हमारी बॉडी भी रीहील करती कि नहीं करती बताओ? किसी किसी की बॉडी जल्दी रीगेन कर लेती है अपने ओरिजिनल सिस्टम को, कुछ में टाइम लग जाता है। ये जो टाइम डिले लगता है ना, डिले ऑफ टाइम टू रिगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मेरी बात को फिर समझना। कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे ही आप रिमूव करोगे डिफॉर्मिंग फोर्स, वैसे ही क्विकली रिगेन कर लेंगी। कुछ को रिगेन करने में टाइम ज्यादा लगता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, फॉस्फोर ब्रांच है, क्वार्ट्ज है, ये कुछ वायर्स हैं जो क्विक रिगेन करते हैं, लेकिन जो ग्लास फाइबर होती है उसको घंटों लग जाता है रिगेन करने में। यानी उसमें ज्यादा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है। किसमें? ग्लास फाइबर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे गैल्वेनोमीटर में हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका टाइम डिले कम से कम हो, यानी तुरंत रिटर्न हो। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जिसमें टाइम डिले नहीं चाहिए उसमें हम लोग ऐसी सब्सटेंस यूज करें जिनमें स्मॉल हो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और जिनमें टाइम डिले चाहिए मुझे देर तक आए वापस, तो उसमें हम लोग ऐसा फाइबर यूज करेंगे जिसका डिले टाइम ज्यादा हो। तो ये स्टडी हमारी जरूरी है, जानना जरूरी है हर प्रॉपर्टी, हर एक के लिए, सब्सटेंस के लिए, किसका टाइम ज्यादा है किसका कम है। फिलहाल मेन बात, इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो आप सिंपल सा इतना कहेंगे कि कुछ सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट को अटेन करने में टाइम लगा देते हैं। ये जो टाइम डिले होता है, एक वर्ड में अगर कहें, टाइम डिले टू रिगेन द इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, वी नो दैट when deforming force is removed, then object regain its इनिशियल स्टेट। अब हम कहेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स को टाइम लग जाता है रिगेन करने में। सम ऑब्जेक्ट्स टेक्स मोर टाइम टू रिगेन आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हम कहेंगे द टाइम डिले टू रिगेन द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मेन डेफिनेशन ये है, द टाइम डिले टू रिगेन original state by any object after removing deforming force is known as इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट।
अब जैसे एग्जांपल में ले लूं फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय होता है ये, फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉमा क्वार्ट्ज कैन क्विकली रिगेन while glass fiber takes hours to regain original state। इतना नोट कर लीजिए। देखिए एक और नया टर्म हम सिखा देते हैं आपको, इलास्टिक फैटिग्यू। फैटिग्यू वर्ड का मतलब होता है टायर्ड। मेटल्स भी टायर्ड हो जाती, ध्यान रखिए, थक जाती हैं। अगर आप अल्टरनेटली किसी मटेरियल पर स्ट्रेन बनाते रहें तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे डाउन होती जाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाना चाहता हूं। अगर हार्ड आयरन की कोई रॉड ले लो आप, हार्ड आयरन, उसको रिपीटेडली आप एक बार इस तरफ मोड़िए, एक तरफ, एक बार उस तरफ मोड़िए, फिर मोड़िए, फिर मोड़िए, तो धीरे धीरे वो एक बार टूट जाएगी वहां से। ध्यान रखिएगा, रिपीटेडली अल्टरनेटली स्ट्रेन हो रहा है। देखो एक बार इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, यानी वो बार बार स्ट्रेन करते करते टायर्ड हो जाता है और उसकी लगातार स्ट्रेंथ यानी पावर जो है वो डाउन होती रहती है। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हो। एक टोरिशनल पेंडुलम आता है, एक वायर होता है मोटा सा, उसमें एक डिस्क लगा देते हैं नीचे और उसको ट्विस्ट करके ऐसे छोड़ देते हैं, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो देखो स्ट्रेन बार बार रिपीटेड अल्टरनेट हो रही है, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं। अगर हम पेंडुलम के इस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड चेक करें रेस्ट में आने तक, भाई लगातार पूरी जिंदगी में तो ऐसे ऐसे करता नहीं रहेगा, एक बार तुमने घुमा छोड़ दिया है तो एक कुछ टाइम बाद रुकेगा अपने आप। लेकिन बार बार हम घुमा छोड़ते रहे और बार बार टाइम नोट करते रहे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका जो टाइम ऑफ द रेस्ट है वो डाउन होता चला जाता है। अगर पहली बार में 21 सेकंड में रेस्ट में आया था तो थोड़ी देर बाद देखना 20 सेकंड में रेस्ट में आने लगेगा, 19 सेकंड में रेस्ट में आने लगेगा, यानी टाइम डाउन होता जाता है। इसका मतलब क्या है, उसकी वाइब्रेशन करने की एबिलिटी डाउन हो रही है, वो थक रहा है। हम लोग कोई काम बार बार करें तो थक जाएंगे कि नहीं, फिर धीमे धीमे होने लगेगा काम। बस मेटल्स में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी को, थक जाने को, या कह सकते हो स्ट्रेंथ के लॉस हो जाने को ही हम इलास्टिक फैटिग्यू, फैटिग्यू वर्ड टायर्ड जैसा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन चलिए लिखाते हैं। इफ alternately strain produces in any metal या मटेरियल कह दो, मटेरियल कर दें, then its strength loses or after some time it becomes tired. This property is called इलास्टिक फैटिग्यू। इसको एग्जांपल से आप समझेंगे तो बेटर समझ में आई बात। जैसे मैंने एक टोरिशनल पेंडुलम, ये वायर है, कोई मोटा सा इसमें वायर मान लो ये बना है, इस पर एक डिस्क लगा दी गई है, डिस्क है, ये कोई डिस्क है। अब इसको हम देखो ऐसे ट्विस्ट करके, ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, तो रिपीटेड मोशन होने की वजह से इसका जो जीरो यानी रेस्ट में आने का टाइम पीरियड है वो कंटिन्यूअसली डाउन होता जाता है। तो इसको एग्जांपल में लिख रहा हूं, व्हेन
we give continue repeated oscillation to a torsional pendulum. इस पेंडुलम का नाम क्या है? टोरिशनल पेंडुलम. Then it's time to rest. It's time to come into rest. Becomes lesser as before. एक और एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगी बात. वो हार्ड, अगर हम लोग एक कोई रॉड ले लें आयरन की और उसको अल्टरनेटली अपोजिट साइड बार बार ट्विस्ट करते रहें, बेंड करते रहें, तो वो टूट जाती है. इफ वी टेक a hard iron rod and give it alternately bending in opposite direction. Give it alternately bending in opposite directions. Then it breaks due to elastic fatigue. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टर्म इज इलास्टिक हिस्टेरेसिस. देखिए हिस्टेरेसिस हम 12th में पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिज्म में, वहां भी टॉपिक. हिस्टेरेसिस वर्ड हिस्ट्री से डेवलप हुआ है. किससे? हिस्ट्री से. नाम है इलास्टिक हिस्टेरेसिस. इसका मीनिंग और सेंस क्या, सुनिए. एक रबर का सैंपल हमने ही बनाया आपके सामने. जो ग्राफ बनाया किसके लिए बनाया है? रबर के लिए. किसके लिए बनाया है? एक रबर सैंपल में जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं, तो जब लोडिंग हो रही होती, ध्यान रखना, ये जो पहला हिस्सा है लोडिंग के लिए, मतलब वेट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं. देखो ध्यान देना, हमने एक रबड़ का वायर लिया, उसमें पहले 50 ग्राम टांग दिया, तो स्ट्रेस की वैल्यू 50 ग्राम mg बना लो, स्ट्रेस बन जाएगा पर यूनिट एरिया. और जितना वो खींचा वो स्ट्रेन हो गई, यहाँ पॉइंट लगा दिया. फिर 100 ग्राम कर दिया, फिर पॉइंट लगा दिया. ऐसे ग्राफ बनाओगे तो आपको ABC मिलेगा. क्या मिलेगा? ऐसा ग्राफ मिलेगा. फिर जब बढ़ाते गए, आप मान लो 500 ग्राम में कितना भी हो गया है, फिर उतने हिसाब से धीरे धीरे आप अनलोड करिए. अनलोड करेंगे तो आप पाएंगे ग्राफ एकदम रिवर्स नहीं होता है, वो नया रास्ता चुन लेता है. देखो ये लोडिंग में ऐसा ग्राफ चला गया इस हिसाब में, और ये अनलोडिंग का ग्राफ है. ये पीछे देखो दूसरी साइड से बना. यानी लोडिंग और अनलोडिंग करने में ग्राफ रिपीट नहीं करता है, रिट्रेस नहीं करता है. रिट्रेस ना करने की वजह से एक कर्व, ऐसा क्लोज कर्व तैयार होता है. इसका जो अंदर का एरिया है ना, इस एरिया को इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं. इस एरिया की वैल्यू निकल आएगी तो एनर्जी लॉस पता चल जाता है, कितनी एनर्जी बर्बाद हो गई लोड करने और अनलोड करने के बाद. तो अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जा सकता, पूछा भी जा सकता है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस का मतलब ही है कि लोडिंग और अनलोडिंग के ग्राफ का रिट्रेस ना होना. बात समझ गए? तो इसमें हम यही बात लिखने वाले हैं. लिखिए, ग्राफ भी बनाना है बाद में. लिखिए, हियर वी टेक अ रबर सैंपल and makes stress strain curve for loading and unloading.
we get a closed curve. This curve is called hysteresis curve. यहां पर ABC कर्व फॉर लोडिंग है, ABC फॉर लोडिंग, एंड कर्व CDA फॉर अनलोडिंग. There is no repetition या retracing. There is no retracing of curve during loading and unloading. This property is called hysteresis, elastic hysteresis. Elastic hysteresis. नोट कर लीजिए, उसको ग्राफ बना लीजिए. अब देखिए क्वेश्चन देखें जरा. वाई रेलवे ट्रैक्स और गर्डर्स मेड आई शेप. आपने देखा होगा कभी ट्रेन की पटरी में अगर पटरी कटी हुई मिले और ऐसे सामने से देखो तो आपको कैपिटल आई का स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कभी ध्यान दिया आपने? गर्डर्स ऐसे बने होते हैं. इनकी डिजाइन कैपिटल लेटर ऑफ आई क्यों बनाया गया? सुनिए मेरी बात. मतलब इसको हम ऐसे इतना मोटा सा कैसे ऐसे चौकोर बना देते, अगर रेलवे लाइन को ऐसी बिछा देते मोटी मोटी. ये बीच से इतना हिस्सा गायब क्यों कर दिया? इतना हिस्सा इधर से, इतना हिस्सा इधर से, तभी तो आई शेप तैयार हुआ. देखो ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा हटाया क्यों गया भाई? ये पूरा ही गायब होगा. छोड़ो. मतलब कहने का आई स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, रीजन क्या? सुनिए, थोड़ा लॉजिकल है. अच्छा क्वेश्चन है, समझ लें पहले तो. देखिए मेरी बात को ध्यान से सुने. एक टॉपिक होता है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में उतनी डिटेल भी नहीं है. इसके अपर क्लास में ये डिटेल में डिस्कशन है. जो ब्रिज वगैरह हम बनाते हैं, ऑडिटोरियम्स बनाते हैं, उनमें ध्यान दीजिएगा काफी दूर पिलर रखने पड़ते हैं. पिलर्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा रखना होता है. बीच में पिलर अगर आ गए तो ऑडिटोरियम बेकार आपका. पिक्चर हॉल में देखो क्या बीच में पिलर होते हैं कहीं? फिर इतनी दूर दूर पिलर है तो एक कहने का छत मजबूत तो होनी चाहिए. ऐसे ब्रिज के साथ ऊपर से भी निकल रहा ट्रक, नीचे भी जगह जाता है. तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना. थोड़ा बेंडिंग ऑफ बीम बोलते हैं. एक ये बीम है, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए. बीम मतलब मुझे पता था तुम्हें क्वेश्चन पूछोगी, इसीलिए मैंने छत पे ऊपर डलवा दिए. ये दिख रहा है तुमको पिलर, इसको क्या बोलते हैं? बीम. अब जस्ट इमेजिन करिए, चालू है ना? ठीक. जस्ट इमेजिन करिए ये बीम है और मैं बाहुबली हूं. इस बीम को मैंने उठाया और मैं ऐसे बेंड कर रहा हूं. सुनना मेरी बात ध्यान से. ऐसे बेंड, जस्ट इमेजिन ऐसे बेंड कर रहा हूं. लग रहा है बेंड हो रहा है? तो ये बेंड जब आप इस बीम को करेंगे, मेरी बात को गौर से समझना, तो बेंडिंग के बाद कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की तैयार होगी. देखो ऐसी बेंडिंग हो जाएगी. ध्यान से देखना भैया सब लोग. आफ्टर बेंडिंग द स्ट्रक्चर इज इन दिस शेप. ये जो बीम थी वो कुछ इस तरीके से बेंड होकर तैयार होगी कि नहीं? बताओ भाई. आप जरा गौर से देखिए. इसका अपर लेयर, जो अपर पार्ट है ये वाला, ये इलोंगेट हुआ. ये क्या हुआ? इलोंगेटेड. इलोंगेट समझते हो ना? स्ट्रेच्ड, बढ़ा लेंथ में. और ये जो इनर पार्ट है, देखो ध्यान से भैया, इसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड. क्या हुआ? ये कंप्रेस्ड. इसकी लेंथ डाउन हुई और ऊपर वाली की लेंथ बढ़ गई. इंप्रूवमेंट मतलब पॉजिटिव चेंज और कंप्रेस मतलब निगेटिव चेंज. पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कहीं जीरो होगा कि नहीं होगा? बताओ. यानी ये वाला जो बीचों बीच का हिस्सा होगा अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर, ये न्यूट्रल रहा होगा. ना तो ये कंप्रेस हुआ
और ना ही इलोंगेट हुआ। इट्स मीन देयर इज नो मोर इफेक्ट ऑफ द लोड ऑन द मिडिल सेक्शन। बात समझना, यानी जो पुल के ऊपर से ट्रक वगैरह गुजरेंगे उसका लोड का हिस्सा कहां काम करेगा, प्रेशर अपर हिस्से में और लोअर हिस्से में। बीच के हिस्से में ज्यादा प्रेशर काम नहीं करेगा, ज्यादा फोर्स का इफेक्ट नहीं आएगा। तो बीच में मटेरियल ज्यादा अच्छा लगाओ चाहे ना लगाओ। तो जो हम लोग रेलवे ट्रैक बनाते हैं वहां भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो मेरी बात को सुनना, अगर इतना मोटा हमें मान लो ये रेलवे ट्रैक की पटरी का एक्चुअल साइज है, तो सबसे ज्यादा जो लोड का असर मिला वो कहां मिला तुम्हें, अपर लेयर पे। कहां मिला, और कहां मिला, लोअर में। मिडिल सेक्शन में या तो जीरो ही है एकदम या मिनिमम है। देखो मेरी बात को समझना जरा, लेकिन ये दोनों सपोर्ट में एक दूसरे बने रहे हैं, तो इसके यहां बीच से थोड़ा हिस्सा निकाल दिया मटेरियल का जो आयरन है, और इसका आयरन निकाल के बाहर कर दिया। इतना जब आयरन तुमने निकाल लिया तो इतना आयरन यही तो बचा बीच में सपोर्ट करने वाला। अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा तैयार हुआ, बताओ। आई शेप बना, यानी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्वालिटी उतनी बनी हुई अभी भी। क्वांटिटी पर असर पड़ा, किस पर पड़ा, क्वांटिटी बच गई कि नहीं। तो आई शेप बनाने का यही मेन लॉजिक है। साथ में थोड़ा मैथमेटिकल डिस्कशन भी लिखाऊंगा। जो बेंडिंग होती है ध्यान रखिएगा, गर्डर में या ब्रिज में या बीम में, उसका एक फॉर्मूला आता है WL³ बाई 4YBD क्यूब। मेरी बात को सुनिए, बेंडिंग माने झुकाव, डिप्रेशन। पुल अच्छा वो है जो स्ट्रेट बना रहे कि वो अच्छा जो डाउन तक आ जाए, झुक जाए नीचे की तरफ। छत तुम्हारी नीचे को डाउन हो जाए तो अच्छी मानोगे, वैसी बनी रहे तो अच्छी है, वैसी बनी रहे, बेंडिंग ना हो ना। बीम डालने का मतलब सपोर्ट देना है। तो ध्यान रखिएगा ये बेंडिंग की वैल्यू है, ये जितना मिनिमम होगा उतना बेटर बीम है या ब्रिज है। तो डेल्टा की वैल्यू डिपेंड किस पे करे, जरा गौर से देखना। पहला ये वेट पर डिपेंड कर रही, किस पर, जितना वेट लादा गया उसके ऊपर। अब जैसे मान लो हैवी टैंकर गुजरना है, तो अब वहां पुलिस वाले खड़े होकर उससे सामान थोड़ा उतरवाएंगे कि वेट ना निकालो ज्यादा। ये ज्यादा अपने बस में नहीं है, पता है कितना लोडेड ट्रक निकाल दिया जाए। हालांकि ओवरलोडिंग मना होती है, आपको पता है, इसीलिए मना होती कि ब्रिजेस, सभी ब्रिजेस एक कैपेसिटी के नहीं है, पता नहीं कहां तुम निकाल मारो। तो बेंडिंग हो जाएगी ज्यादा अगर लोड ज्यादा है तो, और ब्रिज टूट सकता है। दूसरा सुनिए, L³, यानी दो पिलर जो यूज किए उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको L कहा गया है। ये बीम दिख रहा है, इसकी ये लेंथ है, ये दो ब्रिज के बीच बीम। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका क्यूब टाइम डिप्रेशन आएगा, और लेंथ जितनी कम होगी, सेपरेशन बिटवीन टू पिलर्स, उतना स्ट्रॉन्ग बीम मानी जाएगी। इसलिए घर में पास पास पिलर लोग बनवाते मजबूती देने के लिए। अब सुनो, ऑडिटोरियम और ब्रिज में ध्यान रखना, जब ब्रिज बनाते हैं या ऑडिटोरियम बनाते हैं तो बहुत बार हमें ज्यादा जगह निकालनी होती दो पिलर्स के बिटवीन। ऑडिटोरियम में बीच में पिलर खड़े कर दोगे, बताओ किसी काम का बच्चा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है पिलर को पास पास करने का। मान लो हमें जरूरत है दूर दूर पिलर की, तो हम क्वालिटी बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जो इन्वर्सली चीजें उनमें इंप्रूवमेंट कर दो। देखो इन्वर्सली किसके, बेंडिंग, वाई के। वाई मतलब यंग मॉडुलस। जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा मटेरियल का, बीम का, उतना स्ट्रांग बीम तैयार होगी, उतना डिप्रेशन कम आएगा। यंग मॉडुलस कैसे बढ़ेगा, इसीलिए ज्यादा सरिया डाली जाती है, लोड जो हमारा सरिया है। देखो जब ऑडिटोरियम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, तो इतनी मोटी मोटी सरिया डाली जाती कि नहीं, देखा होगा आपने। अपने घरों में हम लोग पतली सरिया डलवाते हैं, क्योंकि हमें उस पर कौन सा ट्रक गुजारना है, ब्रिज से तो ट्रक ही गुजरना है। तो जितना ज्यादा आयरन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, उतना यंग मॉडल्स बढ़ेगा। अब आयरन सस्ता तो है नहीं यार कि तुम ज्यादा ज्यादा यूज कर दो। यंग मॉडल्स बढ़ाना है तो आयरन यूज करिए, पहली चीज तो सरिया यूज की जाती है। दूसरा सुनो, डिप्रेशन इन्वर्सल किसके है, देखो बी के। जितना ज्यादा ब्रीथ होगी बीम की, मोटी बीम, उतना कम डिप्रेशन आएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का ब्रिज तैयार होगा। तो मोटी मोटी ब्रिज बीम्स डालनी चाहिए, ये थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद और सुनो, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज से मिला? अपान में डी क्यूब। देखो डी के प्रोपोर्शनल इनवर्सली नहीं है, डी क्यूब के। सोचो जितना जो है डाउन बीम डालोगे तुम, ये नीचे की तरफ, जितनी नीचे की तरफ होगी उसका क्यूब टाइम स्ट्रॉन्गर बीम तैयार होगी। इसलिए ज्यादातर ब्रिजेस में देखना बीम काफी नीचे तक होती है, लंबी लंबी 1-1 मीटर गहराई तक। देखना आप ब्रिज के नीचे कभी हाईवे वगैरह हम जाने मेट्रो में देखना डाउनवर्ड देते हैं, वो ज्यादा लोड बियर अप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर की होती है। ठीक है, तो ये बीम बनाते समय ये इंजीनियरिंग है, मतलब कुल मिला के मटेरियल बचा लिया, क्वालिटी भी खत्म नहीं की, कम नहीं की, और सब चीज बढ़िया बनी रही। स्पेस जितना देना पर्याप्त, जितना ज्यादा स्पेस देना दो पिलर के बीच, उसी हिसाब से सरिया की थिकनेस बढ़ाइए, इसकी डाउन बढ़ाइए, ब्रेथ बढ़ाइए, आपकी बीम बराबर मजबूत हो जाएगी। अगर कहीं पास पास पिलर देने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, मेरी बात सुनिए, तो मोटी सरिया डालने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में डाल लो। अगर इंजीनियर डलवा रहा है तो फालतू में डलवा रहा है, तो ज्यादा नीचे डाउन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा थिकनेस की जरूरत नहीं। जरूरत होती है उस बीम का यूज कैसा है। पूरे मकान में अगर एक साइज की बीम डलवा रहे हो तो बेकार हुआ। मेरे यहाँ इस किचन में 4 पिलर हैं, किचन में ही पूरे, उन चारों का साइज अलग है क्योंकि बहुत क्लोजर है। इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग, ध्यान देना, और जो वहां पिलर है उनका साइज अलग है। सब में उसी हिसाब से डिजाइन किया, 2 पिलर्स के बीच का हम सेपरेशन कितना दे रहे हैं, उस हिसाब से उनका साइज दिया मैंने, उसी हिसाब से बीम की थिकनेस बनाई है। इस बीम की कुछ और थिकनेस है, उसकी कुछ और है। जीने के पास जो दीवार होती है उसकी थिकनेस बहुत पतली रखी जाती है क्योंकि उसको ज्यादा लोड लेना ही नहीं, एक वॉल सीधे चली जानी, बस वॉल का वेट वॉल पे चला जाएगा। तो यही सब डिजाइनिंग होती है इंजीनियरिंग में। जो आर्किटेक्टर होते हैं वो इन सब चीजों को देखते हैं, इससे पैसा बचता है, क्वालिटी नहीं खत्म होती है। ठीक है, तो आई शेप क्यों बनाया गया, अब फाइनल इसके लिए थोड़ी 2-3 लाइन लिख लो और ये फॉर्मूला डिस्कशन लिख देना है लास्ट में। तो चलिए बता देता हूं, लिखना शुरू करें। ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ बीम, ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ बीम, upper portion of beam experiences, बेंडिंग की जगह तुम लोग वर्ड यूज कर लेना लोडिंग, तो बेटर रहेगा। बेंड नहीं होनी चाहिए, लोड कर रहे हैं मतलब उस पर वेट बढ़ा रहे हैं, तो ये वर्ड ज्यादा बेटर है। ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ बीम, अपर पोर्शन ऑफ बीम एक्सपीरियंसेस elongation and lower portion experiences compression, but middle portion remains neutral. So, to save quantity, without compromise with quality, with quality, material remove from middle part of girder, गर्डर वही रेलवे ट्रैक की बात कर रहा हूं। इट टेक्स कैपिटल आई शेप। फर्दर डिस्कशन ये लिखने वाला हूं, एंड वी हैव द डिप्रेशन इन बीम। डिप्रेशन मतलब समझते हो ना, डाउनवर्ड आना, ठीक है। द डिप्रेशन इन बीम इज के आगे ये फॉर्मूला आएगा,
it is depends on first point, second point, third point, fourth point और फिफ्थ पॉइंट। देखिए एक बात सुनना, यहां पर लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। सेकंड में क्या लिखोगे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यंग मॉडुलस। ये लिखना है तुम्हें, हम बोल रहे हैं, तुम लिखना अपने आप। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ, और लास्ट में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डेप्थ ऑफ द बीम। बस इतना फाइनल लिख देना, खत्म खेल।